राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं मैट्रिमोनियल केसेस में क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान, तो वो सबसे ज्यादा होते हैं 125 सीआरपीसी यानी कि मेंटेनेंस, जो नए कानून में बीएनएसएस 144 के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि आपका भी जब मेंटेनेंस केस चल रहा होता है और बारी आती है क्रॉस क्वेश्चनिंग की यानी कि क्रॉस एग्जामिनेशन की, जब आपके वकील आपकी पत्नी से सवाल जवाब करने जा रहे होते हैं, उस समय आपकी स्थिति भी बहुत ही चिंतनीय होती है। बहुत ज्यादा आप टेंशन में होते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि 125 सीआरपीसी के अंतर्गत जब भी मेंटेनेंस कोर्ट बांधती है तो वो हमेशा के लिए बंध जाया करता है। आपकी पत्नी अगर एलिजिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, खर्च नहीं बंधेगा यानी कि मेंटेनेंस नहीं बंधेगा। और अगर आपकी पत्नी एलिजिबल है, आप पे डिपेंडेंट है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपकी पूरी कोशिश रहती है कि कोर्ट कम से कम मेंटेनेंस बांधे। उसके लिए क्रॉस क्वेश्चनिंग में आपकी तरफ से आपकी पत्नी से सवाल पूछे जाते हैं। तो उसके लिए इस तरीके से सवाल पूछे जाने चाहिए कि आपकी पत्नी के जवाबों के आधार पर आपके ऊपर कम से कम मेंटेनेंस कोर्ट बांधे। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी में बहुत ही विस्तृत चर्चा करने जा रही हूँ, बहुत डिटेल से अभी आपको बताऊंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन केस अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है या आपकी भी कोई लीगल समस्या है तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा डर आपको इस बात का रहता है कि कहीं कोर्ट ज्यादा से ज्यादा पैसा आपके ऊपर ना बांध दे मेंटेनेंस का, और आपके लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाए और जी का जंजाल हो जाए। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगी, ऐसे सवालात बताऊंगी कि किस तरीके से आपको अपनी पत्नी से क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है, यानी कि उससे सवाल करने हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि पत्नियां मेंटेनेंस के केस में जब भी ड्राफ्ट करती हैं पिटीशन को, तो उसमें पति की इनकम को बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया करती हैं। अगर पति 25,000 कमाता है तो पत्नी अपनी पिटीशन में उसकी जो इनकम है उसको 2 लाख तक पहुंचा देती है। रेंटल इनकम दिखाती है, खेती बाड़ी से इनकम दिखाती है, साइड बिजनेस से इनकम दिखाती है, जहां जहां से वो मन गढ़ंत तमाम सारी इनकम दिखाकर, उसका असली मकसद तो ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा इनकम वो दिखाएगी तो उतना ही ज्यादा उसको मेंटेनेंस मिलेगा। वहीं दूसरी ओर आपका मकसद होता है उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ना, उसके झूठ को सामने लाना, पत्नी को सवालात में उलझाकर उसको नर्वस करना। और पत्नी जब नर्वस हो जाएगी तो ऐसे में क्या होगा कि जितना भी उसने याद किया है, क्योंकि झूठ को तो याद करना पड़ता है ना, सच्चाई को याद नहीं करना पड़ता है, तो फिर जब जो भी उसने अपने पिटीशन में दिखाया है उसको याद कराया गया होगा और पत्नी नर्वस होते ही ये सारी बातें भूल जाती है और फिर आपका मनचाहा जवाब आ जाता है आपके पास। आपको भी इन सब चीजों की तैयारी करके जाना चाहिए और अपने वकील साहब को ये आप भी अपनी तरफ से बता सकते हैं कि अगर वो इस तरीके के सवाल पूछेंगे तो हो सकता है कि पत्नी नर्वस होकर सारे झूठ अपने जो उसने लिख रखे हैं उन्हें भूलकर सच्चाई बताएगी। क्योंकि आप पत्नी के साथ इतने वर्ष रह चुके हैं, इतना समय आप उसके साथ गुजार चुके हैं, आप उसके स्वभाव को अच्छी तरीके से जानते हैं कि उसको किस तरीके से नर्वस किया जा सकता है और किस तरीके से उससे सच उगलवाया जा सकता है कोर्ट में। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपको पूछना है कि आपकी शादी कब हुई थी। तो आपके पास इसका जवाब आ जाएगा, डेट आ जाएगी और शादी कब हुई थी ये तुरंत आपकी पत्नी आपको बताएगी। अब इसके बाद आपको दूसरा सवाल पूछना है कि डिस्प्यूट किस बात पर हुआ था। तो यहाँ पर आपकी पत्नी को सोचना पड़ेगा कि वास्तव में असल बात क्या थी डिस्प्यूट की। वो सोचने में और समझने में उसको थोड़ा समय लगेगा और इसके साथ ही हो सकता है कि उसे वास्तविक डेट ना याद आए और वास्तविक कारण डिस्प्यूट का ना समझ में आ रहा हो, याद ना आ रहा हो। ऐसे में कुछ ना कुछ तो वो
उल्टा सीधा बोलेगी ही और इसका फायदा आपको मिलेगा बाद में। अब यहाँ पर तुरंत ही आपको ये भी पूछना है कि डिस्प्यूट शुरू कब हुआ था, आप दोनों के बीच में शादी के कितने दिनों बाद डिस्प्यूट शुरू हुआ था। अगर मान लीजिए वो कहती हैं शादी को 4 साल हो गए हैं और कहती है 2 साल बाद डिस्प्यूट शुरू हुआ था, तो ऐसे में उनका जवाब 2 साल पहले जो डिस्प्यूट शुरू हुआ है अगर कहा है, तो यानी कि 4 साल अगर शादी को हुए हैं तो 2 साल से पहले वाला जो पीरियड था उसमें आप लोग शांति से, प्यार से, मोहब्बत से रह रहे थे, ये बात निकलकर यहाँ सामने आ जाएगी। जबकि उन्होंने अपनी पिटीशन में काफी मनगढ़ंत कुछ और ही लिखा होगा। पिटीशन में उन्होंने लिखा होगा कि शादी के कुछ दिन बाद या कुछ महीने बाद या शादी होते ही दूसरे चौथे दिन से, तो ये सारी बातें डिफर कर जाएंगी और फिर इन सब बातों का फायदा आपको बहस के दौरान मिलेगा। अगला सवाल आपको यहाँ पर ये पूछना है कि डिस्प्यूट किस बात पर शुरू होता था, यानी किस वजह से डिस्प्यूट होता था आपके बीच में। इस सवाल के जवाब में जो ज्यादातर जवाब मिलता है वो या तो होता है एडल्ट्री का, या फिर सास बहू के झगड़े का होता है, या कोई ईगो होती है। लेकिन वो यहाँ पर कहेगी कि मारपीट हुआ करती थी। तो यहाँ पर आपको एकदम से सवाल करना है कि अगर पति की तरफ से मारपीट होती थी तो आपकी तरफ से क्या होता था, तो आपका जवाब क्या होता था। यहाँ पर आप उनको एक सुझाव भी दे सकते हैं कि देखिए ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। तो आप ऐसा क्या करती थी जिसकी वजह से मारपीट की नौबत आ जाती थी और लड़ाई झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता था कि पति आपको मारते पीटते थे, परिवार वाले मारते पीटते थे। तो यहाँ पर पत्नी का हमेशा ज्यादातर ये जवाब होता है कि दहेज के कारण मुझे प्रताड़ित करते थे, मारते पीटते थे। लेकिन आपको यहाँ पर उनके जवाब से एक बात और निकल कर आएगी कि वो भी जोर से बोल देती थी, गाली गलौज कर देती थी या गुस्सा कर देती थी, और ये उनका वीक पॉइंट आपको यहाँ पर पकड़ में आ जाएगा और जिसका फायदा आपको बहस में मिलेगा। देखिए अभी तो बताना बहुत मुश्किल है कि क्या जवाब निकल कर आएगा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि इसी तरीके से आपको पत्नी को बातों में उलझाकर उकसाना है कि उसके अंदर की जो छुपी हुई बात है वो बाहर निकल कर आए और उसी में आपको फायदा होगा और उसी में आपका जवाब निकल कर आएगा, जो कि बहस में आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बन के साबित होगा। इसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए ताली जब दोनों हाथ से बजती है तो ऐसा तो आप कुछ कह देती होंगी या ऐसा आप भी कोई आचरण करती होंगी जिसकी वजह से आग में घी पड़ जाता होगा और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती होगी। और अगर पति मारते थे तो मारपीट का भी एक कोई ऐसा कारण होगा जो आप ही उनको मारपीट के लिए उकसाती थी। तो यहाँ पर पत्नी नर्वस होने लगेगी और काफी कुछ सवालात में उलझ के कुछ न कुछ ऐसी बात वो बोलेगी जिससे आपको बाद में काफी फायदा मिलने वाला है बहस के दौरान। अब तुरंत ही आपको अगला सवाल यहाँ पर ये पूछना है कि आप पति पत्नी कब से अलग रह रहे हैं, कब अलग हुए। तो जब पत्नी झूठ के पुलिंदे में उलझी होगी, अपने ही झूठ के जाल में, क्योंकि उसने पिटीशन में कुछ और लिख रखा है और यहाँ पर जब सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं, ऐसे स्थिति में वो नर्वस होके और कुछ नाराज होके कुछ ना कुछ ऐसा कह बैठेगी जिसे आप बाद में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पिटीशन में उसने कुछ और लिखा है और यहाँ पर कुछ और ही बयान दिया है। और सच मानिए आपको यही तो चाहिए था कि उसका कॉन्फिडेंस लूज हो और नर्वस होके वो उलझ के सही बात बोले। वैसे तो पत्नी का कॉन्फिडेंस तभी टूट चुका होगा जब आप उससे ये पूछेंगे कि बदले में आप क्या कुछ नहीं बोलती थी, आप चुप रहती थी, मतलब आप क्या करती थी ऐसा। तो यहाँ पर पत्नी नाराज होकर कुछ ना कुछ तो बोलेगी ही और बस यही आपको चाहिए कि उनके कॉन्फिडेंस को हिलाना है। इसके बाद आप अगला सवाल ये पूछ सकते हैं कि आप ससुराल से मायके कैसे आई। तो यहाँ पर वो जवाब देगी कि बस से आई या फिर रिक्शा से आई या फिर टैक्सी करके आई। तो इससे उनके हालात का पता चल जाएगा कि वो ससुराल से मायके कैसे आई। इन सारी बातों का, इन सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस का फायदा आपको बहस में मिलेगा, लेकिन ये सारे सवाल आपको पूछने जरूर हैं। इसके बाद अगला सवाल आपको तुरंत ये पूछना है कि आप जब ससुराल से मायके आई थी तो किसके साथ आई थी। तो वो यहाँ पर तुरंत जवाब देगी कि मामा के साथ या फिर चाचा के साथ या फिर भाई के साथ या फिर अकेले।
आप उसको जो भी कह रही है कहने दीजिए, उसे बोलने दीजिए, जो भी उसके मन में आ रहा है उसको बोलने दीजिए, आप सुनिए और इसी में आपका जवाब निकल कर आएगा। वो जिसका नाम लेना चाहे उसे लेने दीजिए, उसे बोलने दीजिए और उसे बीच में टोकिए मत। अगर आपने टोक दिया तो फिर वो संभल जाएगी, उसे याद आ जाएगा कि उसने कुछ और ही याद किया था और ऐसे में वो सचेत हो जाएगी और अपने जवाब को ठीक करने में लग जाएगी, क्योंकि उसको तो याद कराया गया है कि पिटीशन में क्या क्या लिखा है वही उसको बोलना है। तो ऐसे में अगर आप टोकेंगे नहीं, मन गढ़ंत उसे जो कुछ बोलना है बोलने दीजिए, उसको और ज्यादा उकसाइए और कहिए अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, और क्या हुआ था और कौन कौन मिला था। इस तरीके के सवालात आप उसको उकसाने के लिए कीजिए। आप अगला सवाल ये पूछिए कि क्या जब ससुराल छोड़कर आप आई थी तो क्या ससुराल में झगड़ा हुआ था, किसके साथ झगड़ा हुआ था आपका, और अगर झगड़ा हुआ था तो क्या मायके से कोई आया था। और इस तरीके से आप उसको कंफ्यूज कर देते हैं कि कहाँ तो आपने उसे ससुराल से मायके पहुंचा दिया और फिर अब ससुराल में फिर वापस सवालात करने लगे। और आपको यही करना है, पत्नी को नर्वस करना है और उससे सच बात उगलवानी है, चाहे वो नाराज होकर ही क्यों ना कहे। और अगला सवाल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पत्नी से ये पूछना कि इसके अलावा, इस केस के अलावा आपने अपने पति के ऊपर और कौन कौन से केस कर रखे हैं। जहां पर आपकी पत्नी बताएगी कि उसने 498A का केस कर रखा है पति के अगेंस्ट और इसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर रखा है, इत्यादि इत्यादि। इस तरीके से उसे जो कहना है उसे कहने दीजिए और तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप कर जाइए। आपको यहाँ पर कोई सजेशन नहीं देना है पत्नी को और सीधे सीधे एक सवाल करना है कि क्या आपने जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस किया है और इसके अलावा 498A का केस किया हुआ है, इसके अलावा जितने भी जो भी केस किए हैं, क्या उनमें सब में आपने मेंटेनेंस की मांग की है। इसका जवाब आने दीजिए। तो अगला सवाल आपको तुरंत ये करना है कि इस शादी से आपके कितने बच्चे हैं। आपके पास जवाब आ जाएगा, 1, 2 या 3 जो भी बच्चे हैं उसके वो बताएगी। और इसके बाद आप उनसे ये पूछेंगे कि आप जब से अलग हुई हैं तो आपके पति यानी कि बच्चों के पिता उनसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि इसके जवाब में बहुत कुछ निकल कर बाहर आएगा और पत्नी खुद बताएगी कि बच्चों से पिता मिलता है या नहीं मिलता है। और इसके बाद आपको तुरंत ही ये क्वेश्चन करना है कि लास्ट टाइम फादर बच्चों से कब मिले थे, इसका भी जवाब आने दीजिए। आप तुरंत अब यहाँ पर अगला सवाल रखेंगे कि क्या आप अपने पति को बच्चों से मिलने देती हैं। तो इसका जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है। देखिए, अगर पत्नी कहती है कि हाँ मैं मिलने देती हूँ, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, मैंने उनको मिलने से, बच्चों से मिलने से कभी मना नहीं किया है, तो इस जवाब का फायदा आपको बहस के दौरान मिलने वाला है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पत्नी के इस जवाब के आधार पर आप बहस के दौरान कह सकते हैं कोर्ट से कि जब मेरी पत्नी को मेरे बच्चों से मिलने में कोई आपत्ति नहीं है तो फिर मेरे विजिटेशन राइट्स को क्यों रोका जा रहा है। मेरे लिए यहाँ पर दिन निश्चित कर दीजिए कि किस किस दिन मैं बच्चों से मिलने जा सकता हूँ और कितनी देर तक मैं उनके साथ रह सकता हूँ। और अगर यहीं पर दूसरी ओर पत्नी कह देती है कि वो अपने पति को बच्चों से मिलने नहीं देती, तो इसमें तो आपका बहुत फायदा है मेंटेनेंस को रुकवाने में। पिता को बच्चों से मिलने नहीं देती लेकिन मेंटेनेंस तो उसे चाहिए। अब जो अगला सवाल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पूछना है कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है और वो यहाँ पर बताएगी कि उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, कितनी पढ़ी लिखी है। और तुरंत ही आपको अगला सवाल कर देना है कि इस क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपने और कौन कौन से एडिशनल कोर्सेज कर रखे हैं। आप बहुत इंटेलिजेंट लग रही हैं बातचीत से, आपने जरूर बहुत सारे एडिशनल कोर्सेज भी किए होंगे। और ऐसे में पत्नी खुश होके तमाम सारी जितने भी उसने एडिशनल कोर्सेज किए होंगे, सिलाई कढ़ाई का या फिर कंप्यूटर का कोर्स या फिर एडिशनल जो भी सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह किए होंगे जिन्हें कि वो अभी तक उसने अपनी पिटीशन में लिखे तक नहीं है, वो बताएगी। और इसका फायदा मेंटेनेंस के केस में जो क्वेश्चन हो रहा है बहस में, और याद रखिए इन सारी चीजों का जब वकील साहब मेंटेनेंस के ऊपर बहस कर रहे होंगे तब बहुत
फायदा उनको मिलने वाला है। अब अगला सवाल आपका यहाँ पर होना चाहिए कि आपने पढ़ाई कहाँ से की। तो ऐसी स्थिति में जब पत्नी ये बताएगी कि मैंने यहाँ से पढ़ाई की, और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें क्लाइंट्स बताते हैं कि जब उनकी शादी हुई तो पत्नी कम पढ़ी लिखी थी, 10वां पास थी, 12वां पास थी, फिर उन्होंने आगे की पढ़ाई पत्नी की करवाई, उसे एजुकेट कराया, ग्रेजुएशन कराया, पोस्ट ग्रेजुएशन कराया, प्रोफेशनल कोर्सेज करवाए, उसकी नौकरी लगवाई, बीएड और एमएड करवाया। ये सारी चीजें, बहुत सारे जो क्वालिफिकेशन नौकरी के लिए होती है, वो सारी दिलवाई ससुराल वालों ने। तो यहाँ पर जब पत्नी ये बताएगी कि उसकी पढ़ाई मायके में थोड़ी हुई थी और बाकी की पढ़ाई जो है वो ससुराल में आने के बाद हुई है, इस बात का बहुत बड़ा फायदा होगा कि एक तरफ तो पत्नी एलिगेशंस लगा रही है कि ससुराल वाले और पति उसके ऊपर अत्याचार करते हैं, दूसरी ओर यही अत्याचारी लोग उसको इतनी क्वालिफाइड कराते हैं, उसे इतना पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उसके ऊपर पैसे खर्च करते हैं, उसकी नौकरी तक की सोचते हैं। खैर, इसके बाद आपको ये सवाल पूछना है कि क्या पहले आप कहीं जॉब कर रही थी, और अगर करती थी जॉब तो कहाँ पर करती थी, कितनी सैलरी मिलती थी आपको। और धड़धड़ाते हुए अगला क्वेश्चन आपको एक और दाग देना है कि करेंटली आप कहाँ पर जॉब कर रही हैं। तो इस सवाल पर ज्यादातर पत्नियां कह दिया करती हैं कि मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर वो कह देती है कि मैं जॉब कर रही हूँ तो ये भी बहुत आपके फेवर में होगा। अब अगली बात आपको यहाँ पर ये कहनी है कि आपके पति तो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि आप उनके साथ आकर घर बसाइए, उनके साथ रहिए, तो फिर क्यों नहीं आप आके उनके साथ रहने लगती हैं। इंतजार कीजिए और इस सवाल का जवाब आने दीजिए। इससे पहले आपने एक सवाल पत्नी से ये पूछा था कि इसके अलावा आपने कौन कौन से केसेस किए हुए हैं पति के ऊपर। तो उसने जब बताया था कि 498A और डोमेस्टिक वायलेंस इत्यादि इत्यादि, तो वो सारी बातें जब भी जज साहब ऑर्डर डिक्टेट किया करते हैं या ऑर्डर लिखवाया करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन सारे केसेस को जरूर मेंशन किया जाता है, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि बिना किसी पर्याप्त कारणों के ये जितनी क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई है, इसमें जो भी अनाप शनाप पत्नी ने बोला है, तो उसी के आधार पर ये साबित हो जाता है कि बिना किसी पर्याप्त कारणों के पत्नी जानबूझकर पति से अलग रह रही है। अब इन सब चीजों से हटके आपका अगला सवाल यहाँ पर ये होगा, क्या आप घर में काम नहीं करती हो, दिन भर व्हाट्सएप और फेसबुक में लगी रहती हो? तो एकदम से पत्नी नाराज हो जाएगी और बोलेगी कि नहीं नहीं, ये कहना तो बिल्कुल गलत है, मैं तो दिन भर काम करती हूँ। आपको यहाँ पर कहना है कि अगर आप दिन भर काम करती हैं घर में, तो घर में आप कितने घंटे काम करती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये किस तरीके का सवाल है। तो इन बातों से ये क्लियर हो जाएगा कि पत्नी शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम है, तभी तो घर में दिन भर काम किया करती है। और बोलने दीजिए उन्हें झूठ, जबकि आपको मालूम है कि वो कोई काम नहीं करती थी, सिर्फ अपने मायके वालों से फोन पर लगी रहती थी, बिस्तर तोड़ा करती थी और बीमारी का बहाना करके लेटी रहती थी। तो इस तरीके की बातें उन्हें बोलने दीजिए झूठ कि नहीं वो 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे काम करती हैं, यानी कि वो शारीरिक रूप से पूर्णतया सक्षम है। इस बात का ये मतलब निकल कर आता है। और जब पत्नी शारीरिक रूप से मानसिक रूप से पूर्णतया सक्षम है, तो फिर वो जॉब क्यों नहीं कर रही है। आपको यहाँ पर कहना है कि जब आपको शारीरिक और मानसिक रूप से इस तरीके से आप सक्षम हैं, तो आप फिर जॉब क्यों नहीं कर रही हैं। आपको तो अपने पति से भरण पोषण लेना है, मेंटेनेंस लेना है, इसलिए आप जॉब नहीं कर रही हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ये पत्नी से कहना है कि तो क्या मेंटेनेंस का केस आपने अपने पति से भरण पोषण के नाम पर उगाही के लिए किया है, यानी कि आप जब पूर्णतया शारीरिक रूप से मानसिक रूप से सक्षम हैं, तो फिर आप जॉब क्यों नहीं कर लेती, आप खुद क्यों नहीं कमा लेती और पति से पैसा वसूलने के लिए केस किया है क्या आपने। आप जानबूझकर काम नहीं करना चाहती, तो ऐसे में पत्नी झल्ला जाएगी, वो बोलेगी नहीं नहीं, मैंने जानबूझकर नहीं किया है, मुझे काम करने में कोई आपत्ति नहीं है और मैं तो काम करना चाहती हूँ। तो ऐसे में जब बहस होगी, तब आप जज साहब से ये कह सकते हैं कि मेरी पत्नी तो खुद काम करने के लिए तैयार है, उसने मुझसे पैसे लेने के लिए ये मेंटेनेंस का केस नहीं किया है, और अगर मेंटेनेंस लेने के लिए ये केस किया ही नहीं है तो फिर मेंटेनेंस क्यों बांधा जाए। तो देखिए, इस तरीके से आपको बातों को उलझाना है। और बहुत सारे जजमेंट्स ऐसे हैं कि जिनमें
अगर पत्नी क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है, सक्षम है काम करने में, तो उसको 1 साल का मेंटेनेंस दिलाया जा सकता है। यानी कि इससे रिलेटेड बहुत सारे जजमेंट्स हैं हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, जिनके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसको कोर्ट के द्वारा 1 साल का मेंटेनेंस दिलाया जा सकता है और उसके बाद आपको मेंटेनेंस नहीं बांधा जाएगा, क्योंकि इस 1 साल के दौरान वो कहीं ना कहीं कोई जॉब ढूंढ लेगी और अपना गुजारा खुद कर लेगी। ये बात आपको कोर्ट में बोलनी नहीं है, बस अपने दिमाग में रखनी है और इसके लिए तैयारी करनी है। आपको यहाँ पर बस एक बात कहनी है कि मैं पति अगर आपको 1 साल तक का मेंटेनेंस देता हूँ, तो क्या 1 साल में आपके पास जो इतनी टेक्निकल नॉलेज है, इतनी जो आपके पास कोर्सेस किए हुए हैं, उनके आधार पर जॉब ढूंढ लेंगी और अपने लिए व्यवस्था कर लेंगी? अगर ऐसे में पत्नी कहती है कि नहीं, तो इसका सीधा सा जवाब जज साहब के सामने ये आ जाता है। सीधा सा मतलब है कि इतनी अच्छी टेक्निकल एजुकेशन होने के बाद, टेक्निकल क्वालिफिकेशन होने के बाद भी पत्नी जॉब ढूंढने के लिए मना कर रही है, इसका मतलब उसने जानबूझकर पति से पैसे की उगाही के लिए मेंटेनेंस का केस किया है। और अगर वो कहती है कि हाँ मैं ढूंढ लूंगी जॉब, मुझे 1 साल का मेंटेनेंस दिला दिया जाए, तो इस बात का फायदा आपको आर्गुमेंट के दौरान कोर्ट में लेना है और आपको जज साहब से कहना है कि मेरी पत्नी 1 साल के मेंटेनेंस में अपने लिए जॉब ढूंढने के लिए तैयार है, तो मेरे ऊपर 1 साल का मेंटेनेंस बांध दिया जाए। इसने अपने स्टेटमेंट में खुद ही कहा है कि उससे पैसे की इतनी जरूरत नहीं है। अगर 1 साल के लिए मेंटेनेंस बंध जाएगा तो वो अपना जॉब ढूंढ लेगी, कोई जुगाड़ करके अपने भरण पोषण का जिम्मा खुद ले लेगी। इसके बाद आप पत्नी को एक सजेशन और दे सकते हैं कि अगर आपको सिलाई कढ़ाई नहीं आती है तो आपको मैं ट्रेनिंग करा दूं, आपको एक सिलाई मशीन ला कर दे दूं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आप तब भी सिलाई मशीन का यूज करेंगी, क्योंकि आपको तो सिर्फ मुझसे पैसा चाहिए है, मुझसे पैसा खींचने के लिए मेंटेनेंस का केस किया है। अगर इसके जवाब में पत्नी कह देती है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं तो उसने मान लिया कि अगर उसे सिलाई मशीन दिला दी जाए और उसे सिलाई की ट्रेनिंग करवा दी जाए तो वो अपने पैरों पर खड़े हो सकती है और अपना गुजर बसर करने को तैयार है। और बहस के दौरान आप जज साहब को बता सकते हैं इस बात को कि आपकी पत्नी सिलाई की ट्रेनिंग लेने और सिलाई मशीन के लिए वो तैयार है, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार है। तो आजकल जो सिलाई मशीन आती है वो 7, 8 या 10 हजार मैक्सिमम की सबसे अच्छी वाली आ जाती है। और मान लीजिए कि 7, 8 या 10 हजार रुपए या 15 हजार रुपए में मैं इसको ट्रेनिंग करवा देता हूँ, तो कुल मिलाकर लगभग 20-21 हजार का खर्च आने वाला है, जो कि मैं देने को तैयार हूँ। उसके बदले मैं इसको 30 हजार रुपए देता हूँ। मेरी पत्नी को मुझसे मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात इसने खुद कही है कि अगर इसे सिलाई मशीन मिल जाए और इसकी ट्रेनिंग हो जाए तो ये उससे पैसा कमाएगी और अपना गुजारा कर लेगी। तो यहाँ जो भी सवाल मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन जब भी इस तरीके के जो सवाल होते हैं, ये हो रहे होते हैं कोर्ट में, जब क्रॉस क्वेश्चनिंग के दौरान उनके उल्टे सीधे जवाब आते हैं और उन जवाबों से भी कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन निकल कर आ जाता है जिससे पत्नी का सच सामने आ जाता है और आगे के आपका फायदा उसमें निकल आता है। इसके अलावा जब आपके केस को अलग अलग सेपरेटली स्टडी किया जाता है, स्पेसिफिकली एग्जामिन किया जाता है, तो अलग अलग तरीके के सवाल बन जाया करते हैं। तो आप यहाँ ये मत सोचिएगा कि केवल यही सवाल पूछे जाते हैं, इसके अलावा भी ढेर सारे अलग अलग सवाल फैक्ट्स के हिसाब से निकल आते हैं और अलग अलग केस के हिसाब से, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पर मैंने बहुत ही जनरल आम क्वेश्चंस जो कि पूछे ही जाते हैं पत्नी से क्रॉस क्वेश्चनिंग में, क्रॉस एग्जामिनेशन में, उनको यहाँ पर मैंने आपको बताया। इसी तरीके से एक काबिल जो लॉयर है वो पकड़ता है सवालों को और क्रॉस क्वेश्चनिंग में पत्नी का सारा सच बाहर आ जाता है और जो भी झूठे तथ्यों पर लिखी हुई उसकी पिटीशन होती है उसका सच कोर्ट को पता चल जाता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपकी इसके बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अगर
पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। 80% लोग मेरा वीडियो तो देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से आज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को राधे राधे।